नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक को लेकर ही बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से बैठक करने का ये दौर शुरू हो गया है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती जब जम्मू पहुंचती हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज किए जाते हैं, काली पट्टियां दिखाई जाती हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचते हैं। और आज 7 नवंबर और 7 नवंबर को पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक का दौर जो है वो शुरू कर दिया गया। कई राजनेता यहां पर पहुंचे हैं, कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज गुपकार डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू में लगातार धरना प्रदर्शन भी देखा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर के अंदर सियासी गतिविधियां किस तरह से चरम पर दिख रही हैं, क्योंकि डीडीसी के चुनाव भी आने वाले हैं और सियासत इस वक्त क्या कुछ कह रही है, किस तरह से गरमाई हुई है। हमारे संवाददाता सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। बिलाखिर गुपकार डिक्लेरेशन कश्मीर से निकल के जम्मू तो पहुंचा है, और जम्मू से खबरें हैं कि कुछ छोटे मोटे ग्रुपों ने मुजाहरा भी किया है आज की मीटिंग के हवाले से। लेकिन कश्मीर में इस सारे मुद्दे को लेकर सियासत भी है, उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू की सियासी जमातों ने बताया जाता है कि गुपकार डिक्लेरेशन या उन लीडरान को सपोर्ट दिया है, उससे कश्मीर के लोगों में उम्मीद की किरण जागते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। और इसी अच्छे दिनों की उम्मीद करते हुए कश्मीर में भी सियासी जमातें मीटिंगें कर रही हैं। कश्मीर में सियासी जमातों की मीटिंगें खासतौर पे आने वाले चुनावों के हवाले से ही मुनक्कद हो रही हैं, और माना यही जा रहा है कि कश्मीर की सियासी जमातें अब थम डलेगा पर हम नहीं डलेगा के फार्मूला पे काम करते हुए यही बता रहे हैं कि इन चुनावों के दौरान बीजेपी को दूर रखना है, और बीजेपी को दूर रखने के लिए आपस में कितना भी गठजोड़ करना पड़े वो कर ही लेंगे। दो दरिया के किनारे भी मिलने को तैयार हैं, और कल के सक्के दुश्मन पक्के दुश्मन अब के सक्के दोस्त भी इंतखाबात में इकट्ठे होने जा रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि कश्मीर वादी में और कश्मीर के साथ साथ जम्मू प्रांत के कुछ इलाकों से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी सियासी जमातें इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिर भी बात यही आएगी कि आखिर वो बांट होगी, वो किस तरह की होगी, क्या वो बंदर बांट होगी या वो बांट तकसीम बराबर होगी, ताहम अभी उस पर कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन कश्मीर में और सियासत के साथ गम और भी हैं, और दूसरे गमों में बिजली का बहरान भी है, और गोश्त खाने की जो आदत है कश्मीरियों को एक तरफ तो छोड़ नहीं रही है, दूसरी तरफ मजबूर किया जा रहा है। बाजार में सरकार ने निरखनामा मुकर्रर किया है, लेकिन कसाई किसी की सुने तो बात चलती। कसाई के लिए निरखनामा जो तैयार किया गया है उस पर कसाई अमल दरामद नहीं कर रहा है, और अमूर सार्फिन व तकसीमकारी के हुकाम यही कहते हैं कि जो रेट मुकर्रर हुआ है वो रेट जम्मू से लेकर कश्मीर तक सभी मामलात और पंजाब से लेकर राजस्थान तक सभी अखराजात को देखने के बाद ही तय किया गया है। और 490 के करीब जो रकम मुकर्रर हुई है उससे कसाई को फायदा है, घाटे की बात भी नहीं है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी तजुमुल के पास, और वो क्या पूरी हमारी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। बुनियादी सहूलियात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, और अब हमारे साथ कंसर्न ऑफिसर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि अपने इलाके के बारे में कि कितना पेशेंट फ्लो होता है, और क्या फर्स्ट एड के अलावा हमारे पास क्या और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी हमारा ओपीडी जो है, हमने ओपीडी रिसेंटली ओपन किया है। बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हम कोविड ड्यूटी में मसरूफ़ थे। उसके बाद ओपीडी 2 महीने पहले चालू हमने कर दिया। हमारा जो ओपीडी होता है 20 से 30 डेली होता है, कभी 30, कभी 35, कभी 20, मतलब इसी अराउंड। अगर हम उसका मीन निकालेंगे 25 अप टू 30 तक होता है डेली ओपीडी। तो मुझे बताएं, ये जो एरिया है, इस एरिया में हमने देखा कि ये एक वाहिद सोर्स है जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, कि आपके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर इस गाँव देहात में लोगों के लिए इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल, अब जो एमरजेंसी किट होता है या ईसीजी होता है, ईसीजी में मतलब एमरजेंसी में आता है, ईसीजी मशीन हमारे पास है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, और बाकी जो एमरजेंसी मेडिसिन है वो हमारे पास अवेलेबल है। वो मतलब जो सहूलियत पब्लिक को देनी होती है वो हम अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? अभी यहाँ ये एनटीपीएससी है बेसिकली। एनटीपीएससी में एक मेडिकल ऑफिसर है, एक फार्मासिस्ट है, एक एफएमपीएचडब्ल्यू और एक स्वीपर और एक नर्सिंग ऑर्डरली। नर्सिंग ऑर्डरली रिसेंटली रिटायरमेंट हो गए, अभी उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया। बाकी मतलब इतना ही स्टाफ है हमारे पास। और आशा वर्कर्स जो हमारे हैं, आशा वर्कर्स 5 है हमारे साथ। तो मुझे बताएं कि इस गाँव में जो लोग हैं, क्या ये रूटीन बीमारियों के मरीज ही आते हैं या कुछ इमरजेंसी केसेस जिनको बाद में रेफर किया जा सकता है? कोई मतलब
जो कोई भी एमरजेंसी है उसको हम पहले फर्स्ट एड देते हैं, उसके बाद हम उसको रेफर करते हैं सेकेंडरी केयर SDH पामपुर। तो एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस नहीं, NTPC में एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं होती, मतलब उनकी सैंक्शन नहीं होती है। जो राउंड द क्लॉक सेंटर होता है उनको एम्बुलेंस देते हैं, लेकिन जो NTPC है, NTPC ये बेसिकली एलोपैथिक डिस्पेंसरी होती है, तो इसमें एम्बुलेंस का कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ साहब बात करने के लिए, मेडिकल ऑफिसर। इनके मुताबिक इलाके में जो बुनियादी तौर पर जब मरीज़ आता है अचानक से वो कहीं गिर जाए, हादसा हो जाए या सिर दर्द या कुछ बाकी प्रॉब्लम्स हों, उसके लिए इमीडिएटली हमारे पास जो सहूलियात हैं वो हम रख पाते हैं। गांव में हम मौजूद हैं और आगे चलते हैं और आगे आपको मिलवाएंगे अब हबा खातून के मायके में जो लोग आसपास रहते हैं, रास्तर मोहल्ला चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इलाके में आज के दौर में भी लोग बुनियादी सहूलियात से कितना कोसों दूर हैं। चलिए उसके बाद रुक कर लेंगे शहर श्रीनगर का, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हज यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है और हज यात्रा किस तरीके से पूरी यहां पर होगी, कैसे कैसे SOPs का पालन किया जाएगा, रिपोर्ट में देखिए। वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में कोरोना वायरस की मार है और उसी मार को लेकर हम कह सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसमें हज और उम्रा को रोका गया था। हमने देखा कि मदीने शरीफ से हरम शरीफ तक कई सारी चीजें जो है स्टॉप कर दी गई थी क्योंकि वायरस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मगर धीरे धीरे हुजाज किराम के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट ने भी अब फैसला लिया है कि अब 7 नवंबर से हज ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 2021 के लिए शुरू किए जा रहे हैं। 2021 यानी साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरी तारीख जो है वो दिसंबर 10 तक रहेगी। फिलहाल हुजाज किराम का जो ये खास तौर पे सफर महमूद का जो सफर रहता है हर एक मुसलमान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर इस वक्त इस कोरोना वायरस में पैंडेमिक में ये डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ साथ इमिग्रेशन सेंटर्स तक जुड़ा रहेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक साइड से इकोनॉमी क्रश है, दूसरी साइड से हमने देखा कि लास्ट ईयर तकरीबन 5 करोड़ रुपया जो है सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट तक वापस वो पैसा पहुंचाया जिसमें हुजाज किराम के लिए हज की यात्रा जो है वो ली गई थी, मगर उसके बाद ये सारी चीजें कैंसिल हो गई और उसके बाद पैसा जो है वो दोबारा से वापस लौटाया गया है। मगर अब 2021 यानी साल 2021 के लिए हज का सफर फिर से शुरू और एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं मुसलमानों के लिए। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए मैं सईद इरफान फाजिल। तो आपने देखा कि हज यात्रा किस तरह से SOPs का पालन करते हुए की जाएगी और 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ऑनलाइन आप अपनी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से पूरा काम करने की कोशिश की गई है, अगर ऐसा ही हुआ तो कोरोना महामारी से भी बचा जा सकता है और उसके साथ ही साथ हज यात्रा भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। यानी कि बारामूला मार्केट के अंदर जो सामान है दुकानदारों ने अपना फुटपाथ पर रख दिया है और लोगों को काफी आने जाने में दिक्कत वहां झेलनी पड़ रही है और उसके साथ ही दुकानदारों की जो गाड़ियां हैं वो सीमेंट ब्रिज पर लगाई जाती हैं जिसकी वजह से पूरा खामियाजा आम जनता को वहां भुगतना पड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, इरशाद हमें क्या बता रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है मार्केट लोगों को जो है गुनाह मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर फुटपाथों की बात करें, यहाँ पे फुटपाथों पे जो है जगह ही नहीं है क्योंकि लोगों ने जो है अपना सामान फुटपाथों पे रखा है। यहाँ के जो म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उमर काकरू साहब, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों के खिलाफ जो है कब कार्रवाई होगी। क्या आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है ड्राइव होना चाहिए ताकि जो आवाम है उनको जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े? आइए मज़ीद जानते हैं उमर साहब से। जी उमर साहब, आपको नहीं लगता है ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है, इन लोगों के खिलाफ जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपने हमारी नोटिस में आज लाई है इस पर ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। हमने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है जो पूरा जो सवेरे से शाम तक उसको मॉनिटरिंग करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं हर एक चीज़ फोर्सबली नहीं की जाती है। ये दुकानदारों हजरातों को भी सोचना चाहिए कि अगर फुटपाथ बने हैं ये अपने माल डिस्प्ले करने के लिए नहीं बने हैं बल्कि लोगों को चलने के लिए है और वही लोग चलेंगे जो उनके कस्टमर्स हैं। जितने अच्छे तरीके से उनके लोग कस्टमर्स फुटपाथ पे चलेंगे और फ्रीली चलेंगे। आपने देखा होगा कोविड के चलते हमने 1-2 बार मार्केट को सील किया था ताकि हम ट्रैफिक को हम उस तरफ मेन टाउन में जाने ना दें, तो उससे कहीं हद तक कंट्रोल हुआ था।
ताकि लोगों का फुटपाथ पे भी चलना या लोगों की जो गाड़ी पार्किंग जो इश्यूज़ थे यहाँ पे, ये सॉफ्ट कॉर्नर हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि, लेकिन अगर उस सॉफ्ट कॉर्नर का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को चलने में दुश्वारियाँ आ रही हो या और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने आज हमारी नोटिस में लाई है इसमें हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें अगर लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उन्होंने आपकी नोटिस में लाया है, तो आप इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए, ये थे म्यूनसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उमर काकरू साहब, इनके साथ हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो फुटपाथों के ऊपर जो सामान रखा गया है दुकानदारों की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़िले बारामूला के जो मार्केट है वहाँ पे जगह ही नहीं है लोगों को चलने फिरने में, लोगों को जो है काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इनका ये भी कहना है कि हम कल नहीं परसों से जो है ड्राइव स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे जो सीमेंट ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज बारामूला पे वहाँ पे जो है लोग गाड़ियाँ रखते हैं, जो वहाँ के दुकानदार तबके के लोग हैं, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें जो वहाँ पे क्लिनिकों पे होते हैं, वो जो लोग हैं वो वहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं, अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। हालांकि वहाँ पे बारामूला कुपवाड़ा इस नेशनल हाईवे की बात करें जहाँ पे सीमेंट ब्रिज से वहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती हैं, हालांकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। उस ट्रैफिक जाम से लोगों को जो है गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे इनका ये भी कहना है कि हम जल्द से जल्द ड्राइव स्टार्ट करेंगे, मुश्तरका तौर पर जो है ड्राइव स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया लेकिन विभाग इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि अभी तक अगर विभाग ने इस पर कोई काम नहीं किया है तो किसकी मिलीभगत है, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ दुकान में से सामान निकालकर फुटपाथ पर रख दिया जाता है जहां पर आम जनता को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, दूसरी तरफ पुल को भी यहां पर बिजी कर दिया गया है जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति रहती है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन को, ट्रैफिक पुलिस को भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम में भी दिखा देते हैं कि 21वीं सदी में भी आज लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिख रहे हैं। यानी कि खान साहिब इलाका है जो 25 किलोमीटर दूर बड़गाम से पड़ता है और वहां पर क्या क्या सुविधाओं का अभाव है, हमें अशरफ डार रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट, 80 के दहाई में बना डिस्ट्रिक्ट बड़गाम आज भी डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है, क्योंकि हम बड़गाम की रूरल एरियाज की बात करते हैं। आज भी वो लोग जो बुनियादी सहूलियात है जैसे पानी, बिजली, हेल्थ हो या सड़कें हो, आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो इन चीज़ों से अभी भी महरूम है। आज हमने बात की खान साहब के एक इलाके की, थजवडर नामी इस गाँव में हमने जब वहाँ गए, वहाँ पर हमने देखा जो डेवलपमेंट है अभी भी डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे कम्युनिकेशन के हवाले से। आज भी ये लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमने जब इनसे पूछा क्या कुछ मुश्किलात है, इनका ये कहना है आने वाले जो इस वक्त मौसमी सरमा शुरू हो चुका है, अब आने वाले वक्त में जब बर्फ़बारी होती है तो ये लोग जो है दूसरी बस्तियों के साथ कट अप हो जाते हैं, इनके पास जो फैसिलिटी है बेसिक वो नहीं होती है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बड़गाम की मैंने पहले ही आपको कहा कि 80 के दहाई में बना ये डिस्ट्रिक्ट आज भी डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एस्टिमेट बनाया गया, फिर आज तक वो प्रोजेक्ट वैसे के वैसे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। अगर मैंने पहले भी कहा बड़गाम का एरिया रूरल एरिया है, ये खान साहब का एरिया है जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। ये बेचारे, इनका ये कहना है कि हाल ही में जब विंटर में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो ये दूसरे इलाके से कट अप हो जाते हैं। बिजली कहीं नज़र नहीं आ रही, मगर बिजली फीस इनको काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, मगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शायद उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों की तरफ आज तक नज़र नहीं गई है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं। इनका ये भी कहना है इससे पहले जो सियासतदान थे उनके दरवाजे भी हमने खटखटाए, आज के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास भी हम गए, या हाल ही में जो बैक टू विलेज 1st, 2nd और 3rd हुआ उसमें भी हमने कई ऐसे कामों का जिक्र किया था जो कि इस इलाके के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से एक नाला बहता है, उसके लिए एक पुल होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ इस्तेसाल, चाहे वो सियासी रंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन लिहाज हो, इन लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है। JK 24/7 से बड़गाम के लिए कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ।
चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से अशरफ डार ने हमें पूरी रिपोर्ट दी है और अशरफ का क्या कुछ यहाँ पर कहना था, क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसता है और पुल नहीं होने की वजह से पूरा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और जाहिर तौर पर यहाँ पुल की ये बार बार डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलिए, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी के अंदर कलाल गांव की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सीमावर्ती इलाके के अंदर पहुंचे हुए हैं हमारे संवाददाता जमशेद मलिक। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाका किलाल में अगरचे के सरकार की तरफ से बहुत तादाद में बंकर बना दिए गए हैं, जिसमें इंडिविजुअल बंकर के साथ कम्युनिटी बंकर भी बनाए गए हैं। मगर बंकरों के अंदर की हालत आज हम आपको दिखाएंगे और बंकर में जितना जितना पानी भरा है और जिस घर में ये बंकर बनाया गया वो खातून भी हमारे साथ है, उनकी तरफ से क्या बात की जा रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। मंजी जी, बंकर बनाए गए किस तरह के बंकर? अंडरग्राउंड बैंकर बनया साढ़े लिए एक पैसे का नहीं बनया भई असां बच्चे छपाने हों 10 कुत्थे छपाइए हैं, बच्चे जाके अंदर अस गुट्ठा बड्डां दे थल्ले लकड़ी दे बैठन ना बड्डां दे थल्ले बाड़ने आ भई जो गोला उपरू पवेगा तो बड्डां दे थल्ले बड़े होणगे। तो इधर तको भला हुण पानियां विच अस किस तरह बच्चे बाड़िए? तो इसलिए गर्मी है इतनी, इस गर्मी वाली बारिशां भी नहीं हो रही हैं, इतना पानी है। जिसले बारिशां होनी है उसले कितना पानी होता है? इससे उसले 5-5 फुट पानी। इन्हां दे अंदर किस तरह कट दो पानी बाहर? तुसीं पानी कुलंज घटाने तो कोई नहीं निकलता, माले ही पिलाओ सब इयां कट के पानी दे बहुत मोटर लाने आ, मोटर ला के बाहर निकालने आ। मगर फिर तुस क्या सोचदे बंकर तुसां ने हिफाजत वास्ते बने नहीं या नहीं? ये फायदा जिन्ना ही पानी है वो फायदे वास्ते कोई नहीं है। पानी अस क्या कर सकने अस एक पैर भी नहीं धर सकते, तको ना ये भी पानी है, ये तो साढ़े जरा फायदे वास्ते नहीं है। जे पानी थोड़ा ओपन करन इसी और मसाला लान ते फिर तां है, जे पानी ना आवे फिर साढ़ा फायदा तां है, फिर बच्चे भी अस छपा सकने नहीं मोर्चे। हालांकि सरकार की तरफ से ज़रूर इस कलाल इलाके में बंकर बनाए गए और आज इस मौसम में जहां पिछले कई महीनों से बारिश नहीं और इसके बावजूद आज इस बंकर की हालत में आपके सामने रख रहा हूं कि इस वक्त भी इसके अंदर पानी, और इन लोगों की तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है कि आज भी इस बंकर के अंदर अगर बात करें तो बारिशों के दौरान 5-5 फुट तक पानी इन बंकरों के अंदर होता है, जिससे इन लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। हालांकि अगर हम ये देखें 7 फुट या 7.5 फुट के करीब के इस बंकर में अगर 5 फुट पानी होगा तो ये लोग अपने आप को किस तरह महफूज रख सकेंगे इस बंकर के अंदर। और हालांकि इन लोगों की तरफ से अब ये मांग भी की जा रही है कि बंकरों को लेकर जिस तरह दावे किए जा रहे थे इन पे एक इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इनमें बाकी भी सहूलियात अभी तक कहीं नजर नहीं आती है, ना इसमें बिजली की सहूलियात है, ना दिगर सहूलियात जो इनको मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि आज भी ये बंकर पानी में भरे हुए हैं, हालांकि इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था कि कलाल गांव के अंदर आज भी बंकर्स की सुविधा नहीं है, पानी भरा हुआ है और लोग यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि बंकर्स की सुविधा होनी चाहिए और अगर बनाए गए हैं बंकर तो उनका रखरखाव भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आए दिन यहां पर शेलिंग होती है उस वक्त बंकर का सहारा लेना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन आप समझिए कि अगर बंकर के अंदर पानी भरा हुआ है तो आश्रय किस तरह से बंकर के अंदर लिया जा सकता है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि जिन इलाकों में बंकर नहीं बनाए गए हैं वहां पर बनाए जाए और जहां पर बनाए गए हैं तो वहां पर उनका रखरखाव रखा जाए। चलिए, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा से भी हमारे संवाददाता वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। बागवा में है और आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द में कितने लोग जमा हो चुके हैं। इनका यही मानना है कि कुछ दिनों के बाद डीडीसी इलेक्शन होने को जा रहे हैं, मगर इनकी जो यहाँ पे पंचायत है उस पंचायत को रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है और इनमें काफ़ी गुस्सा, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की परेशानी का सामना इनको करना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हसन है सर। गुलाम हसन जी, मुझे बताएं कि क्या पूरा मामला है? सबसे पहले सर हम मीडिया वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस दूर दराज इलाके में हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आए, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। सर, आप इस अपने माइक को थोड़ा घुमाइए कि देखिए तहसील भागवा कहाँ है, थोड़े घुमाइए। ये हमारी तहसील भागवा है, ये हमारी तहसील भागवा है और यही हमारी जो पंचायत भी खड़ोत है भागवा लोअर भी। जब हमारी तहसील भागवा यहाँ है, बैंक भागवा यहाँ है, इन दुकानों को देखिए सर, कहीं भी बोर्ड देखिए, अब सब लगा हुआ भागवा का बोर्ड लगा हुआ। इलाके की आबादी कितनी है? इस आबादी के लोग आबादी को 40,000 पर मुश्तमिल है। तो सर आप कास्तीगढ़ के लिए घुमाइए, वो अपना ये वो देखिए सर, कास्तीगढ़ है। क्या कास्तीगढ़ वाले वहाँ से इधर आएंगे? अगर हम उन कास्तीगढ़ वालों को वहाँ से इधर बोलेंगे आने के लिए, वो आएंगे? हमको यहाँ से उठाकर सीधा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला। ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी है कि जो आपने यहाँ कीमती वक्त निकाला और इस गरीब आवाम की
जो आवाज़ उठाने के लिए आगे आप पहुंचाएंगे, उसके लिए आपका हम शुक्रगुजार हैं। सर, मसला ऐसा है कि ये शर्मनाक की बात है कि एक दिल को निकाल कर उसको पैर के साथ रूंदेंगे, हम उसको पैर के साथ जोड़ेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने डिमोलिशन का जो ये सिलसिला शुरू किया तो इन्होंने स्टार्ट किया कि हमारा वोट जो बैंक है किस जगह ज़्यादा है किस जगह कम है उसको बराबर करने के लिए। तो साफ तौर पे सुन रहे थे आप कि बागवा के लोग किस तरह से गुस्से में हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हमारी पंचायत को वापस नहीं किया गया, हम डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे और तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी पंचायत को वापस नहीं लाया जाएगा। उसके साथ ही रुख करेंगे किश्तवाड़ का, और किश्तवाड़ में भी अजय शान इस वक्त हमें ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोरोना के केसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि पिछले एक महीने का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2000 केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। हर दिन डबल फिगर में पूरी जो फिगर है वो देखी जा रही है। ज्यादातर मामले सामने आते जा रहे हैं। किस वजह से अब मामले सामने आ रहे हैं, अजय की रिपोर्ट में समझिए। कोविड के चलते बेशक जिला किश्तवाड़ को ग्रीन जोन में रखा गया था, लेकिन सितंबर महीने के बाद से जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हम आपको बताते चलें कि 12 सितंबर तक जिला किश्तवाड़ में 500 के करीब ही पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड थे, लेकिन कल शाम को जो एक बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक कल शाम तक जिला किश्तवाड़ में 2006 जो पॉजिटिव केसेस अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। बेशक उनमें से 1858 पॉजिटिव केसेस जो हैं ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं, लेकिन जो इस प्रकार से सितंबर के मध्य से ये आंकड़े बढ़ना शुरू हैं और अभी भी डबल फिगर में ही ये आंकड़ा किश्तवाड़ जिला का आ रहा है। उसके चलते कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं उस प्रकार से चाहे बाज़ार हो या दूसरे सोशल गैदरिंग्स हो, वहाँ पर कोई SOP का पालन करते हुए लोग हमें नज़र नहीं आ रहे, जिसके चलते हम फिर एक बार से यही अपील करेंगे कि जो जिस प्रकार से ये चेन बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो भी SOP और गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन करें ताकि किश्तवाड़ में ये बढ़ रहे आंकड़े कहीं थम जाएं। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़। तो आपने देखा कि अजय शान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर डबल फिगर में कोरोना के केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ संजीदगी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, SOPs का जो ध्यान है वो नहीं रखा जा रहा है। SOP का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी की गई है तो आम जनता की भलाई के लिए की गई है, तो आम जनता को चाहिए कि उस पर गौर करें और साथ ही साथ एहतियात जरूर बरतें। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और जिला कठुआ के अंदर भी कल मैराथन कराया जाएगा और उसी को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। किस किस तरीके से पूरी तैयारियां हुई हैं, सरबजीत की रिपोर्ट में देखिए। कठुआ पुलिस द्वारा कठुआ हाफ मैराथन का आयोजन करवाया जा रहा है और कल सुबह इस हाफ मैराथन का आगाज़ जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से होगा। आज डिब एक्सपो कठुआ में आयोजित किया जा रहा है। जो टी-शर्ट्स और जो डिवाइसेस जो उनके धावकों के टी-शर्ट्स पर लगेंगे वो आज वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहली मर्तबा कठुआ में इस तरह का इनिशिएटिव जो है कठुआ पुलिस की ओर से लिया गया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से इस तरह का इनिशिएटिव कठुआ पुलिस की ओर से लिया गया है। और कल सुबह DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह यहां पर फ्लैग ऑफ करेंगे। यहां पर हाफ मैराथन जो कठुआ में आयोजित करवाई जा रही है, कुछ लोग जो दावक हैं जो कल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या नाम है आपका? मिताली, किस तरह से देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम कठुआ में इस तरह का आयोजन जो है पुलिस की ओर से किया जा रहा है, कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये? पहली बार ये कठुआ में इस छोटे से शहर में पहली बार ऐसा कराया जा रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं जो नशे करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने कि वो नशे से दूर रहें। जो लोग ये सभी करते हैं रनिंग वगैरह एक्सरसाइजेस वगैरह, वो नशे से दूर रहते हैं। तो ये कठुआ की पुलिस ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ये रनिंग का इतना अच्छा इवेंट। और आज हम यहाँ स्टेडियम कठुआ में आए हुए हैं, यहाँ डिब एक्सपो रखा हुआ है ये पुलिस द्वारा, और ये फर्स्ट टाइम कठुआ में ये हाफ मैराथन जो कि पुलिस करवा रही है। तो हम फर्स्टली सबसे पहले हम SSP कठुआ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया कि युवाओं को एक मोटिवेशन मिलेगा इससे, और हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर ऐसे ही इवेंट पुलिस या चाहे कुछ और लोग जो करवा सकते हैं ऐसे इवेंट, वो ज़रूर कठुआ में ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाएं। ऐसे इवेंट होने से ही जो यूथ है वो
जुड़ेगा स्पोर्ट्स की तरफ। बिल्कुल, जेके मीडिया की इनिशिएटिव रहता है, जेके 24/7 का भी इनिशिएटिव रहता है कि हम लोगों भी इनके मीडिया पार्टनर्स हैं और हमारा भी यही है कि जो युवा हैं अपनी एनर्जी जो है सही वे में चैनलाइज करें, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसी के उद्देश्य से उस नशे को रोकथाम करने के लिए और युवाओं की एनर्जी सही वे में चैनलाइज करने के लिए इस तरह की दौड़ का आयोजन जो है कठुआ में करवाया जा रहा है। और कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ पूरी तरह से तैयार है मेजबानी करने के लिए। कल हाफ मैराथन जो कठुआ में सुबह यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे, डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस हाफ मैराथन को फ्लैग ऑफ करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके 24/7 न्यूज़ के लिए। तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी इस मैराथन को लेकर कर ली है और लोगों में जो जर्सियां, जो स्वेटर्स, जो टी शर्ट्स वितरित होनी थी वो आज पूरा सामान वितरित कर दिया गया है और जाहिर तौर पर कल ये मैराथन होगा। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बजरंग दल का धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया था, क्योंकि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए अब जम्मू की जनता भी सड़कों पर नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू की जनता के साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है और गुपकार डिक्लेरेशन को यहाँ पर बैठक करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। हमारी संवाददाता प्रियंका गुप्ता इस वक्त मौजूद है ग्राउंड पर, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रही है, देख लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। प्लेटफॉर्म पे आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, 370 की बात करें, 35A की या स्टेट के दर्जे की बात करें या लैंड लॉ को लेकर बात करें, तो उसको लेकर अब जम्मू की जनता क्या चाहती है? देखिए, ये गुपकार एजेंडे में सारी पार्टियां एक उस पर आई हैं, ऐसा नहीं है। केवल 6 पार्टियां हैं जो छोटी छोटी हैं, उनमें 2 बड़ी पार्टियां हैं, एनसी और पीडीपी। ये एनसी और पीडीपी हमेशा जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती रही है। चाहे एनसी हो, एनसी ने भी, पीडीपी ने 2 टर्म यहाँ पर राज किया है। पहले उसने कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर बनाई। एनसी ने कई बार सरकार बनाई और कांग्रेस ने भी सरकार बनाई। मुझे ये पूछना इनसे कि आपने आज तक जम्मू के बारे में क्या किया, जम्मू के बारे में क्या सोचा? जम्मू के लोगों ने चाहे केंद्र से चाहे स्टेट से जो कुछ लिया लड़कर लिया, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एम्स हो, हमेशा लड़कर ही लिया है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमेशा। आज बीजेपी भी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी भी कश्मीर की ही राजनीति कर रही है और कश्मीर को खुश करने की कोशिश कर रही है। ये क्लियर फंडा है कि केंद्र की कोई भी पार्टी आएगी वो हमेशा कश्मीर को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन जम्मू के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। कहती हर पार्टी है कि जम्मू को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। अभी आपने देखा जो नौकरियां निकली हैं उनके बारे में क्या हुआ? सारा युवा बेरोजगार है, वो रोडों पर है, वो चिल्ला रहे हैं। होमगार्ड 7 साल से रोड पे हैं। उसके बाद CHE, PDD जो डेली वेजर हैं जम्मू के, वो सारे सड़कों पर हैं। आज उनका 40 दिन में हड़ताल है। तो आपने देखा कि बजरंग दल के प्रेसिडेंट का क्या कुछ कहना था, वो किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरह से भेदभाव जो है वो जम्मू की जनता के साथ होता आया है, अब कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है कि कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने हकों को लेकर आज भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके हकों को बिल्कुल भी मानने के लिए सरकार और प्रशासन यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने भी साफ कह दिया है कि जो लोग धरने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं उनका यहाँ पर क्या कुछ कहना था वो भी आपने देख लिया। लेकिन प्रेसिडेंट साफ तौर पर अपना कड़ा रुख इख्तियार करते हुए नजर आए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।